तो दोस्तों हमने पार्ट 1 में जहां पर देखा था कि बेल्जियम और जो श्रीलंका देश है वहां की स्थितियां किस प्रकार से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच जो है वहां का समाज विभाजित था, जिसके कारण कहीं कहीं आए दिन उनके बीच आपसी टकराव की वजह से बहुत सारी समस्याएं जो है उत्पन्न होती थी। और इन दोनों चीजों को नियंत्रित करने के लिए बेल्जियम ने किस तरीके से एक समझदारी भरा कदम जो है उठाया। उन्होंने अपने यहाँ पे जो है कहीं कहीं जन स्वीकृति यानी कि जन भागीदारी को बढ़ावा दिया। सत्ता की साझेदारी जो है उसका बंटवारा समाज के हर वर्गों हर भाषाई समूहों के मध्य किया, जिससे कि कहीं कहीं जो बेल्जियम में टकराव की स्थिति है उसको नियंत्रित किया गया। जबकि इसके विपरीत जो है श्रीलंका देश जो है उसने जन प्रतिनिधियों को जो है भागीदार सत्ता में नहीं बना करके बल्कि केवल बहुसंख्यक आबादी को ही कहीं कहीं प्राथमिकताएं दी, जिसके कारण वहां पे आपसी टकराव होने के कारण जो है गृह युद्ध की समस्या जो है वो भयंकर रूप में जो है कहीं कहीं वो सामने आई। तो इस प्रकार की चीजें जो है कहीं कहीं इन दोनों एग्जाम्पल्स से हम ये समझ सकते हैं जो सत्ता की साझेदारी है आखिरकार किसी भी देश के लिए, विशेषकर अगर वह देश लोकतांत्रिक ढंग से चलता है तो वहां पे सत्ता की साझेदारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज के समय में हम समझते हैं जो सत्ता की साझेदारी है आखिर वो इतनी जरूरी क्यों होती है। जैसा कि आप ऊपर देख ही रहे हैं, आज का जो हमारा सवाल है पहला वो यही है कि सत्ता की साझेदारी जो है आखिर वो क्यों जरूरी है। तो दोस्तों वर्तमान समय में अगर हम देखा जाए तो सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता को समझने के लिए जो है वो दो प्रकार के तर्क जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें से एक है हमारा युक्ति परक तर्क जो है, जिसमें ये कहा गया है कि जो युक्ति परक तर्क है वो कहीं कहीं सत्ता की साझेदारी अगर किसी भी शासन व्यवस्था में अपनाई जाती है तो आखिर इससे कौन कौन से लाभ हैं जो कि उस देश के लोगों को या फिर शासन व्यवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा तर्क है वो है नैतिक तर्क। तो नैतिक तर्क जो है कहीं कहीं सत्ता की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का काम करता है, जिसमें कहीं कहीं सत्ता की साझेदारी की महत्वता जो है वो सिद्ध होती है यानी कि साबित होती है। तो आइए एक एक करके हम सत्ता की साझेदारी के दोनों पक्षों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि सत्ता की साझेदारी जो है सत्ता के बंटवारे के पक्ष में जो है दो प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं। यहाँ पे एक बात हम पहले समझ लेते हैं, जो हमने देखा है कि हमारा चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी पर केंद्रित है, जबकि यहाँ पर हमने लिखा है कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। तो दरअसल दोस्तों जो सत्ता के बंटवारे का यहाँ पे जो मतलब है वो सत्ता की साझेदारी का जो मतलब होता है वो शक्तियों का विभिन्न सामाजिक समूहों, विभिन्न इकाइयों, क्षेत्रीय सरकारों के मध्य कहीं कहीं उनका बांटना होता है। अगर हम क्षेत्रीय समुदायों को, क्षेत्रीय सरकारों को, विभिन्न इकाइयों को अगर साझेदार बनाएंगे तो कहीं कहीं उन्हें कुछ अधिकार, कुछ शक्तियां और कुछ जो है स्वतंत्रताएं वो देनी पड़ती है। इस वजह से कहीं कहीं ये जो यहाँ पे सत्ता के बंटवारे का जो मतलब होता है वो दरअसल सत्ता के बंटवारे को नहीं बल्कि सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता को विभिन्न लोगों के बीच जो जिस तरीके से बांटा जाता है, लोगों को साझेदार बनाया जाता है, इस चीज को दर्शाता है। तो यहाँ पे सत्ता के बंटवारे का मतलब आप समझ चुके होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के दो प्रमुख जो तर्क हैं वो कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दो प्रकार के प्रमुख तर्क जो दिए जाते हैं, जिसमें से पहला है हमारा युक्ति परक तर्क, जो कि कहीं कहीं सत्ता की साझेदारी के लाभकारी हिस्से को जो है कहीं कहीं दिखाने का काम करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी का जो युक्ति परक तर्क है आखिर वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि सत्ता की साझेदारी अगर किसी भी देश में नहीं की जाती है, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा, तो यहाँ पे दिया है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो है टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी देश में सत्ता की साझेदारी को नहीं अपनाते हैं
तो कहीं न कहीं उन सामाजिक समूहों के मध्य जो है टकराव का अंदेशा जो है वो बढ़ जाने के चांस या फिर हमेशा वो चीज बने रहते हैं। जैसा कि हमने श्रीलंका की स्थिति में देखा, जबकि बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी जो है वहां पे जनप्रतिनिधियों को, सभी भाषाई समूहों के मंत्रियों को समान रूप से शामिल किया गया, जिससे कहीं न कहीं जो आपसी टकराव है सामाजिक समूहों के मध्य उसको कम किया जा सकता है। ये नहीं कहा गया है कि पूरी तरीके से खत्म हो सकता है, लेकिन सत्ता की साझेदारी में जो है कहीं न कहीं सभी को समान रूप से शामिल कर लेने से जो आपसी मतभेद होते हैं, सामाजिक टकराव होते हैं, उनकी संभावना जो है वो बहुत हद तक जो है वो कम हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि युक्तिपरक तर्क में जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या है, यानी जो दूसरा लाभ है वो क्या है। तो यहाँ पे सामाजिक टकराव जो है वो अक्सर क्या होता है कि हिंसा का रूप ले लेते हैं, जो कि कहीं न कहीं राजनीतिक व्यवस्था के लिए, राजनीतिक स्थायित्व के लिए जो है दोस्तों कहीं न कहीं जो एक खतरे की घंटी होते हैं वो साबित होते हैं। जैसे कि हमने देखा श्रीलंका में, वहां पे जो है सत्ता की साझेदारी नहीं अपनाने के कारण सामाजिक टकराव जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, जो कि हिंसक प्रवृत्ति का होता गया, और साथ ही साथ इस कदर बढ़ चुका था कि वहां पे जो है गृह युद्ध की समस्या बन गई, जिससे कि कहीं न कहीं वहां का जो शासन है, वहां का प्रशासन है, देश की जो संपूर्ण व्यवस्था है वो कहीं न कहीं पटरी से उतर गई, उसकी सुरक्षा और अखंडता जो है खतरे में पड़ गई। तो ये दूसरा लाभ जो है यही बता रहा है कि सत्ता की साझेदारी जो है कहीं न कहीं अपनाने से सामाजिक टकराव जो है वो हिंसक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, बल्कि इनके बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं जो तीसरा लाभ होता है सत्ता की साझेदारी अपनाने से, वो क्या होता है। तो सत्ता में हिस्सा दे देना जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए बेहतर माना जाता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे बेल्जियम की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, अपने देश में सभी सामाजिक या भाषाई समूहों को जो है उनके प्रतिनिधियों को, मंत्रियों को समान रूप से सत्ता में यानी सरकार में शामिल किया। अब सत्ता में सरकार में जो है बराबरी का जो अधिकार लोगों को मिला, दोनों भाषाई समूहों को, इससे कहीं न कहीं दोनों के विकास के लिए नियम कानून बने, दोनों को प्राथमिकताएं दी गई, सभी प्रकार के जो बोल सकते हैं जो नियम कानून व्यवस्था या फिर किसी भी प्रकार के अधिकार है वो सभी को समान रूप से दिए गए। इस तरीके से कहीं न कहीं जो देश है वो एकदम संतुलित ढंग से चलता रहा, और वहाँ की शासन व्यवस्था भी बेहतर तरीके से काम करती रही, जिससे कि बेल्जियम जो है आज के समय में एक विकसित राष्ट्र जो है वो बन पाया। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो युक्तिपरक तर्क का जो चौथा लाभ जो है वो दिखाता है वो किस चीज को बता रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि बहुसंख्यकों का जो आतंक है वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए बर्बादी का कारण नहीं बनता है, बल्कि इसके साथ साथ बहुसंख्यकों का आतंक जो होता है वो अल्पसंख्यकों के साथ साथ कहीं कहीं जो बहुसंख्यक आबादी होती है उसके लिए भी बर्बादी का कारण जो है वो बन जाता है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, तो ऐसा हमने देखा था कि जो श्रीलंका था वहाँ पे जो बहुसंख्यक समुदाय थे सिंहली, जब वहाँ पे गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी, तो जब लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोगों के जो है कहीं कहीं जीविका छिन गई, उनके घर छूट गए, उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं थे, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, खाने के लिए अनाज नहीं थे। इस तरीके से वहीं के लोगों को जो है कहीं कहीं उसी देश में शरणार्थी बनना पड़ा। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ केवल अल्पसंख्यक आबादी के लोग मरे होंगे, अल्पसंख्यक लोग ही शरणार्थी बने होंगे, बल्कि साथ साथ कहीं कहीं जो बहुसंख्यक आबादी है और अल्पसंख्यक दोनों पक्षों के जो लोग हैं वो मारे गए होंगे, उनका जीवन बहुत से लोगों का समाप्त हुआ होगा, बहुत से लोगों का जीवन जो है कठिन हो गया होगा, और बहुत सारे लोग जो है वो शरणार्थी बन गए होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कहीं भी गृह युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, सामाजिक टकराव उत्पन्न होता है, या फिर बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो केवल अल्पसंख्यक आबादी के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होती, बल्कि बहुसंख्यक आबादी के लिए भी कहीं न कहीं बर्बादी का कारण जो है
वो चीज आगे चल के बनती है। तो हमने सत्ता की साझेदारी की जो युक्ति परक तर्क थे उसके 4 प्रमुख बिंदु जो है वो हमने बेहतर से समझ लिए हैं। आइए अब हम समझते हैं कि सत्ता के साझेदारी के जो नैतिक तर्क हैं आखिर वो किस बात को दिखाते हैं। तो सत्ता की साझेदारी का जो नैतिक तर्क है वो दरअसल सत्ता की साझेदारी के महत्व को जो है वो दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी जो है वो दरअसल लोकतंत्र की आत्मा होती है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? तो दोस्तों हम सभी ने बचपन से ही एक सेंटेंस जो है लगभग हर क्लासेस में हमने पढ़ते आए हैं, जिसमें ये कहा गया कि जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए जनता के द्वारा जो शासन होता है वो लोकतंत्र होता है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये फिल करके बताइए ये वाक्य किसने कहा था। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि दरअसल सत्ता की साझेदारी आखिरकार लोकतंत्र की आत्मा क्यों कही जाती है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब हमने समझ लिया कि सत्ता की साझेदारी का जो एक अप्रत्यक्ष अर्थ होता है वो होता है सत्ता को समाज के विभिन्न सामाजिक समूहों, विभिन्न वर्गों, क्षेत्रीय स्तरों पर, साथ ही साथ जो है सरकार के विभिन्न अंग होते हैं उनके मध्य जो है कहीं कहीं सत्ता को विभाजित करना, सत्ता को बांट देना और कहीं कहीं सरकार में सत्ता में जो है लोगों को भागीदारी बनाना ही जो है कहीं कहीं सत्ता की साझेदारी को दिखाता है। तो इस प्रकार से अगर जब किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता को लोगों के बीच बांटा जाता है, वही लोग शामिल होकर के सत्ता में अपने लोगों के लिए कहीं न कहीं कानून व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं, साथ ही साथ उनके विकास के लिए जो है काम करते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है कहीं न कहीं कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों के जो केंद्र बिंदु में है वो देश की जनता यानी कि हर व्यक्ति जो है वो इसमें शामिल होता है। इस तरीके से जब व्यक्ति सभी शामिल होते हैं तो इसी प्रकार की शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे सत्ता की साझेदारी को हमने समझा कि आखिर इसे लोकतंत्र की आत्मा क्यों कही जाती है। तो अगर जरा आप सोच के देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो होता है संपूर्ण शक्तियां जो होती हैं वो कहीं कहीं देश की संपूर्ण जनता के पास होती हैं। यानी कि हमारे भारत में भी आप देख लीजिए तो भारत के जो संविधान में ये कहा गया है कि भारत की जो जनता है वो भारत की सर्वोच्च शक्ति है, यानी सबसे बड़ी शक्ति देश की जनता है जो कि अपने प्रतिनिधियों की यानी सरकार का गठन भी करती है, आवश्यकता पड़ने पर सरकार को उसके पद से हटा भी सकती है। तो इस तरीके से अगर सरकार से ही सारी शक्तियां छीन ली जाए तो क्या वो लोकतांत्रिक देश हो पाएगा? क्या सत्ता की साझेदारी का जो अर्थ है या जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसी कारण जो है कहीं कहीं जो सत्ता की साझेदारी है दोस्तों वो लोकतंत्र यानी कि लोगों की कहीं कहीं लोगों के शक्ति की जो आत्मा होती है वो साबित होती है। इस चीज को हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा। तो आइए अब हम समझते हैं नैतिक तर्क का जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या है। तो वो दोस्तों है लोकतंत्र का मतलब ही है कि लोगों की शासन व्यवस्था में जो भागीदारी है उससे होता है, यानी कि लोकतंत्र का मतलब ही लोगों की शासन व्यवस्था में जब भागीदारी होती है तो उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। इसे हमने समझा कि किस प्रकार से जो किसी भी देश की जनता है अगर वही देश की शासन व्यवस्था को चुनती है और वही प्रतिनिधि देश की जनता के मध्य से उठ करके आता है, साथ ही साथ सरकार में स्थापित होने के बाद जब वो लोगों के लिए काम करता है तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है कहीं कहीं वो उसमें जनता की भागीदारी जो है वो शामिल होती है। तो यहाँ से ये चीज हमारी जो है वो समझ में आ जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जो वैध सरकार होती है वो वही होती है जिसमें अपनी भागीदारी से सभी जो समूह हैं वो शासन व्यवस्था से जुड़े होते हैं। जी हाँ, वैध सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें उस देश के सभी जो सामाजिक समूह के लोग हैं उनकी भागीदारी सत्ता में हो और वो सरकार से कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से जो है जुड़े रहें, सरकार से अपनी समस्याएं कह सके, सरकार से अपने बारे में जो चीजें हों अधिकारों के बारे में शक्तियों के बारे में वो सीधे तौर पे उनसे पूछ सके। इस तरीके से कहीं कहीं जो हर समूह है वो सरकार से जुड़ा हो, सरकार की जिम्मेदारी हो, इस प्रकार की सरकार को ही हम कहते हैं
वैध सरकार। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे टॉपिक्स हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अब इस चैप्टर का जो अब प्रश्न आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, जो कि सत्ता की साझेदारी के रूप से संबंधित है, या फिर सत्ता की साझेदारी जो है वो कितने रूपों में जो है देखी जाती है। यह क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का हम कह सकते हैं कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो है हमारा। आप इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन को आप फुल कंसंट्रेट करके बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम बात करें कि आखिर सत्ता की साझेदारी जो है वो वर्तमान समय में कितने रूपों में देखी जाती है, तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि जो सत्ता की साझेदारी है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो है कहीं न कहीं इस प्रकार से एक बोल सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, या फिर सत्ता की साझेदारी का जो उद्देश्य है वो यही है कहीं न कहीं जो देश के लोग हैं वो हर तबके के लोग, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी भाषा के हों, जाति के, धर्म के, यानी कि हर प्रकार के लोगों को जो है सत्ता में साझेदार बनाना जो है सत्ता की साझेदारी का जो प्रमुख उद्देश्य है इस बात को दर्शाता है। तो इस तरीके से जब सत्ता का विभाजन जो है कहीं कहीं देश के हर लोग या फिर हर उस आदमी के बीच किया जाएगा जो कि देश में निवास करता है। इस तरीके से जो सत्ता की साझेदारी के रूप हैं वो बहुत सारे भागों में पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम समझते हैं। तो हमारे चैप्टर में जो है सत्ता की साझेदारी, विशेषकर अगर हम बात करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के कितने रूप देखे जाते हैं, तो वो प्रमुख रूप से 4 रूप देखे जाते हैं। जिसमें है पहला हमारा सत्ता की साझेदारी के रूपों में पहला है वो है क्षैतिज वितरण, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा रूप है सत्ता की साझेदारी का वो है क्या काम से ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसे हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तीसरा है हमारा जो है वो सामाजिक, धार्मिक या फिर भाषाई आधार पे जितने भी सामाजिक समूह होते हैं उनके मध्य सत्ता का विभाजन किया जाता है। जबकि हमारा चौथा जो सत्ता की साझेदारी का रूप है वो देखा जाता है वो है हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के जो दबाव समूह हैं, जो कि कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता के ऊपर या फिर सरकार के ऊपर एक प्रकार का दबाव बनाते हैं। तो कहीं कहीं सत्ता के ऊपर जो है इनका दबाव जो काम करता है वो भी एक प्रकार से कहीं कहीं शक्ति को दर्शाता है। इस वजह से अगर देखें तो आधुनिक विश्व में सत्ता की साझेदारी के प्रमुख रूप से 4 रूप हैं जो कि पाए जाते हैं, जो कि हमने देखे। तो आइए अब हम उनमें से जो पहला रूप है हमारा सत्ता का क्षैतिज वितरण जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो सत्ता की साझेदारी के रूप है हमने बताया 4 होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले थोड़ा देखते हैं कि जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनमें कहीं न कहीं सत्ता की साझेदारी के जो रूप है वो अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कि हमने 4 प्रमुख रूप जो हैं वो हमने देखे। तो अब हमारा जो है क्षैतिज वितरण जो है दोस्तों, सबसे पहले हम क्षैतिज वितरण का अर्थ समझ लेते हैं कि आखिर क्षैतिज वितरण होता क्या है। तो क्षैतिज वितरण का मतलब आपने सीधा पढ़ रखा होगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है। तो आपने जो है कहीं कहीं मैथ की क्लासेस में ये चीज़ सीखी होंगी कि क्षैतिज जो होता है कहीं न कहीं पृथ्वी के समानांतर, यानी कि एक प्रकार से हमारी पृथ्वी के समानांतर दिशा को, यानी कि एक सीधी रेखा को, एक समान रेखा को दिखाता है, उसे हम क्षैतिज कहते हैं। जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है कहीं कहीं नीचे से ऊपरी दिशा को, यानी कि लंबवत दिशा को दिखाती है। तो लेकिन यहाँ पे जो क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण है उसका 2 अलग अलग अर्थ जो है वो हमारे सिविक्स के नज़रिए से होता है। आइए इसे हम समझते हैं। तो दोस्तों जो क्षैतिज वितरण है वो कहीं कहीं सत्ता की साझेदारी यानी कि सिविक्स के चैप्टर में एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इसका अर्थ इस तरीके से लिया जाता है, जो क्षैतिज वितरण है वो कहीं कहीं सत्ता की साझेदारी की जो सकारात्मक पक्ष हैं उस चीज को दिखाता है। अब सकारात्मक पक्ष में जिसमें कि ये कहा गया है, जैसे हम आइए पहला पॉइंट समझते हैं, तो क्षैतिज वितरण का अर्थ जो है थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ आएगा।
जिसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं दिया है कि जो शासन के विभिन्न अंग होते हैं, खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है वो प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। ये सभी जो अंग होते हैं सरकार के, उनके बीच ही सत्ता का जो बंटवारा है वो किया जाता है। और ये सरकार के जो सभी अंग होते हैं, तीनों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो एक ही स्तर पर रह करके शक्तियों का जो है वो उपयोग करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ से जो क्षैतिज वितरण का अर्थ है वो स्पष्ट होता है कि क्षैतिज वितरण का अर्थ जो है वो सिविक्स के, अगर इस चैप्टर में हम समझने का प्रयास करें तो कहीं न कहीं एक ऐसे अर्थ से होता है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सभी के इतनी शक्तियां प्राप्त होती हैं, इतनी स्वतंत्रता होती है, इतने अधिकार प्राप्त होते हैं कि तीनों जो है समान रूप से एक ही स्तर पे समान शक्तियां अपने अपने मामलों में, समान अधिकार अपने अपने मामलों में, और कहीं कहीं जो स्वतंत्रता है तीनों को वो समान रूप से दी गई है। इस वजह से ये तीनों जो अंग है कहीं कहीं एक समान स्तर पर रह करके अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है, कहीं कहीं जो यहाँ पे एक समान अधिकार, एक समान शक्तियां, कहीं कहीं तीनों के जो महत्व होते हैं वो एक समान रूप से जो है कहीं कहीं काम करते हैं, एक समान रूप से अधिकार मिलते हैं इन तीनों को। इस वजह से इन तीनों के एक समान, बोल सकते हैं कि समानता का जो अर्थ होता है, उस चीज को यहाँ पे क्षैतिज वितरण जो है वो शक्तियों के बारे में दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्षैतिज वितरण जो है क्या होता है, आखिर इसका अर्थ जो है सिविक्स के अर्थ के रूप में क्या हो सकता है। आइए अब हम देखते हैं अपना जो तीसरा पॉइंट है वो है कोई भी अंग, यानी सत्ता का कोई भी अंग हो, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका हो। तो सरकार का कोई भी अंग जो है वो सत्ता का असीमित रूप से प्रयोग नहीं कर सकता है, बल्कि सभी अंग जो हैं एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? जो सरकार के तीनों अंग हैं उनमें से कोई भी अंग अपनी सत्ता का जो है असीमित रूप से प्रयोग नहीं कर सकता है, बल्कि कहीं कहीं उनके ऊपर जो कहीं कहीं और भी अंग हैं वो सभी अंग एक दूसरे के ऊपर कहीं कहीं अंकुश रखते हैं। अब ऐसा इसलिए कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी अंग जो है वो निरंकुश रूप से काम करने लगती है, फिर चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका हो, तो कहीं कहीं शक्तियों का जो संतुलन है, देश की शासन व्यवस्था है, वो सारी चीजें कहीं कहीं बेपटरी हो जाएंगी, बेहतर ढंग से नहीं चल पाएंगी, पटरी से उतर जाएंगी। तो इसीलिए इन तीनों अंगों के बीच कहीं कहीं देश की शासन व्यवस्था को संतुलित ढंग से चलाने के लिए इन तीनों को अपने अपने मामलों में स्वतंत्रता और अधिकार भी दी गई है। साथ ही साथ कहीं न कहीं जो है एक दूसरे की शक्तियों पर कुछ हद तक जो नियंत्रण है या कुछ हद तक अंकुश लगाने का जो अधिकार है वो भी प्राप्त है। इसीलिए कहीं कहीं इन्हें ये अधिकार दिया गया ताकि इन तीनों के बीच जो है वो संतुलन बना रहे और कहीं कहीं जो देश की व्यवस्था है, प्रशासन है, वो पटरी से न उतर पाए। इसलिए कहीं कहीं इन तीनों को ऐसे अधिकार भी दिए गए हैं कि ये तीनों जो है कोई भी अंग जो है असीमित रूप से सत्ता का उपयोग नहीं कर सकता है। साथ ही साथ क्या है कि ये तीनों जो हैं एक दूसरे पर जो है कहीं कहीं नियंत्रण रखते हैं, अंकुश रखते हैं, जिससे कि इन सभी अंगों के बीच जो है एक प्रकार का जो संतुलन है वो व्यवस्था में बन पाए या फिर बना रहे। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि कार्यपालिका जो है वो सत्ता का उपयोग करती है। अब इस चीज को हम समझते हैं कि आखिर ये तीनों अंग जो है किस तरीके से एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो सत्ता का उपयोग संसद, यानी कि संसद का मतलब होता है विधायिका, जो कि कानून बनाती है। तो यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो सत्ता का उपयोग करती है, लेकिन साथ ही साथ वो जो देश की संसद है यानी कि विधायिका, जो कि कानून बनाने वाली संस्था है, उसके अधीन रह करके तब काम जो है वो करती है। ठीक है, अधीन रह करके यहाँ पे अपने काम जो है वो करती है। अब इस वजह से यहाँ से ये चीज पता चल रही है कि जो कार्यपालिका है उसे अपने मामले में स्वतंत्रता है, लेकिन वो कहीं न कहीं जो संसद है या विधायिका है उसके प्रति
जिम्मेदारी भी उसकी बनती है, जवाबदेही बनती है, जिससे कि कहीं न कहीं विधायिका कार्यपालिका के ऊपर जो है अंकुश लगाने का काम करती है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की नियुक्ति जो है वो कार्यपालिका करती है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है, तो इसे हम समझ लेते हैं। तो न्यायपालिका दोस्तों जो है देश की जो सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय, साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं, जिसे हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, इन सभी के जो मुख्य न्यायाधीश या फिर जो न्यायाधीश होते हैं, उन सभी की नियुक्तियां कहीं न कहीं जो है सरकार के द्वारा, सरकार के कुछ सदस्य जो होते हैं, साथ ही साथ जो लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है और भारत का जो प्रमुख न्यायाधीश होता है वो, और साथ ही साथ कुछ और भी सदस्य होते हैं, जैसे कि कानून मंत्री हो गए, और राष्ट्रपति के द्वारा जो है कहीं न कहीं एक नियुक्त किए गए व्यक्ति भी शामिल होते हैं। इनके माध्यम से कहीं न कहीं जो है उन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। तो इस तरीके से जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करती है। लेकिन ये चीज़ें जो है इसमें समय समय के साथ जो है परिवर्तन कुछ विशेष मामलों में लेकर के वो किए गए हैं, जो कि सरकार और न्यायपालिका के बीच एक प्रकार का विवाद का जो कारण है वो भी बना हुआ है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जो है इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं, इसे हम लोग बाद में दूसरे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के ऊपर जो है अंकुश रखती है। उनके मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीशों के सदस्यों की नियुक्ति जो है, या बोल सकते हैं जो प्रस्ताव है, स्वीकृति है, इनके द्वारा वो की जाती है, जिससे कि कहीं कहीं राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के सदस्यों के ऊपर जो है वो अंकुश या फिर नियंत्रण रखती है। अब आइए हम समझते हैं कि जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका पर अंकुश रखती है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? जो दोस्तों विधायिका होती है यानी कानून बनाने वाली संस्था, साथ ही साथ जो कार्यपालिका होती है कानून को लागू करने वाली संस्था। हम विधायिका तो हमने समझ लिया कि विधायिका जो है संसद को कहा जाता है, यानी कि अगर कोई भी सदस्य होगा, जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे, वो चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, 3 प्रकार के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो हो, तो ये सभी लोग जो मिल करके संसद में जाते हैं तो ये कहीं कहीं संसद के अधीन होकर के काम करते हैं। तो संसद को विधायिका कहा जाता है, जबकि कार्यपालिका में जो विभिन्न सदस्य होते हैं जिनको हम लोग क्या काम से MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के जो भी सदस्य होते हैं जिसको हम लोग सांसद कहते हैं, वो सभी लोग कहीं कहीं जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो होते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका जो है वो नियंत्रण रखती है। किस तरीके से, इसे हम समझते हैं। अब जरा आप सोचिए, अगर जो विधायिका है यानी संसद के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बन जाता है जो कि पूरे देश की व्यवस्था के लिए सही नहीं है, और वो कहीं कहीं किसी खास प्रकार के लोगों को प्राथमिकता देता है, सभी को समान रूप से अधिकार नहीं देता है, इस तरीके का कानून अगर विधायिका के द्वारा बना दिया जाता है, साथ ही साथ अगर कार्यपालिका उस कानून का क्रियान्वयन जो है वो देश की जनता तक या देश के लोगों के साथ करती है, उनके ऊपर इस प्रकार के कानून को लागू करती है, तो अब क्या होगा कि न्यायपालिका को अगर लगेगा ये जो कानून बनाया गया है विधायिका के द्वारा, साथ ही साथ जो कार्यपालिका के द्वारा लागू कराया जा रहा है, अगर ये सही नहीं है या फिर देश की व्यवस्था के लिए संतुलित नहीं है, सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व नहीं देता है, तो इसके कारण क्या होगा, कहीं न कहीं जो न्यायपालिका है वो न्यायिक पुनराविलोकन यानी कि किसी भी मामले का फिर से उसका पुनर्मूल्यांकन करना जो है, इसके तहत ये अधिकार जो है वो न्यायपालिका को प्राप्त है। तो न्यायपालिका इस कानून की क्या काम से इसकी समीक्षा भी कर सकती है, और साथ ही साथ इस कानून को अगर गलत पाती है समीक्षा के बाद तो इसे निरस्त या फिर इसे प्रतिबंधित भी कर सकती है। तो इस तरीके से जो न्यायपालिका है वो कहीं कहीं विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर भी अंकुश रखती है। तो यहाँ पे जो तीनों अंग हैं सरकार के या फिर जो सत्ता के तीनों अंग होते हैं वो एक दूसरे पर कहीं जो है वो अंकुश रखते हैं, और साथ ही साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है वो अपने अपने मामलों में स्वतंत्र रूप से वो करते हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि जो इस प्रकार की व्यवस्था है कि जहाँ पे सरकार के तीनों अंग जो विधायिका, कार्यपालिका और
न्यायपालिका है वो अपनी शक्तियों का उपयोग जो है कहीं न कहीं स्वतंत्र रूप से करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे पर अंकुश भी बना के रखते हैं, जिससे कि इनके बीच जो संतुलन है वो बना रहे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इसे हमारे नागरिक शास्त्र में नियंत्रण और संतुलन की जो व्यवस्था है वो कहा गया है, या फिर इसी प्रकार की व्यवस्था को शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है, ये हमने देखा कि किस प्रकार से तीनों अंग एक दूसरे पर संतुलन रखते हैं। अब शक्तियों का पृथक्करण का अर्थ यह है कि सरकार या फिर जो सत्ता है उसकी संपूर्ण शक्तियों का बंटवारा, यानी पृथक्करण का मतलब अलग अलग करना। सरकार की सभी शक्तियां जो है कहीं कहीं विभिन्न इकाइयां या विभिन्न अंगों के मध्य जो है विभाजित कर दी जाती हैं। इसे ही सत्ता का पृथक्करण या फिर शक्तियों का पृथक्करण जो है वो कहते हैं। तो ये हुआ हमारा सत्ता का क्षैतिज वितरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए अब हम समझते हैं सत्ता की साझेदारी का दूसरा रूप। जिसमें हमारा दूसरा रूप है वो है सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण है उसके बारे में। तो ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं सत्ता की साझेदारी में जो सरकार की संपूर्ण शक्तियां हैं वो सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य नहीं, बल्कि सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य जो है उनके मध्य जो है असमान रूप से विभाजित की जाती हैं। अब स्तर और अंग का आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो अंग होते हैं वो सरकार के ही अलग अलग अंग होते हैं, जिनमें कहीं न कहीं शक्तियों का बंटवारा समान रूप से किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर जो सामुदायिक स्तर की स्थानीय सरकारें होती हैं उससे होता है। तो यहाँ पे जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है उसमें सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य जो है वो संपूर्ण शक्तियों का विभाजन असमान रूप से किया जाता है। तो आइए हम इसे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं जो है वो सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य जो है वो सत्ता का बंटवारा जो है वो किया जाता है। आखिर वो कौन कौन से स्तर होते हैं जो कि सरकार के स्तरों को दिखाते हैं? तो यहाँ पे जो एक है संघीय सरकार, जिसे अगर हम लोग समझें तो भारत में इसे केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है। दूसरा है क्षेत्रीय स्तर की सरकारें, जिसको भारत में जो है कहीं कहीं राज्य सरकार जो होती है उसके नजरिए से देखा जाता है। तीसरे स्तर की सरकार जो कि सामुदायिक स्तर की सरकार है उसे हम लोग स्थानीय स्तर की सरकारें या फिर जो हमारे यहाँ पे नगर पालिका की सरकारें या फिर जो बोल सकते हैं पंचायती राज वाली सरकारें होती हैं, इस प्रकार की सरकारों को सामुदायिक सरकार जो है वो कहा जाता है। इस तरीके से सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में जो सरकार की संपूर्ण शक्तियां होती हैं वो तीन स्तरों में संघ, क्षेत्र और सामुदायिक स्तर की सरकारों के मध्य जो है वो विभाजित की जाती है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है उसमें हम समझते हैं कि संघ, राज्य और जो सामुदायिक सरकारें हैं वो होती क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संघीय सरकार जो होती है, संघीय सरकार देश की एक ऐसी सरकार होती है जो कि पूरे देश भर के लिए काम करती है। यानी कि उसकी जिम्मेदारी जो होती है, यानी कि जो केंद्र सरकार या फिर संघीय सरकार की जिम्मेदारी होती है वो पूरे देश के संबंध में नीतियां बनाना, पूरे देश के विकास के लक्ष्य को निर्धारित करना, पूरे देश के संबंध में जो भी नियम कानून होते हैं या लोगों के अधिकार, उनके विकास से संबंधित मुद्दे होते हैं, उनके बारे में कहीं कहीं निर्णय करने का अधिकार जो होता है वो संघीय सरकार को होता है। अब इस प्रकार की व्यवस्था जो है भारत और बेल्जियम में देखी जाती है। साथ ही साथ दुनिया के और भी लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे इस स्तर की सरकारें जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे जो संघीय सरकार है उसे भारत में केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि जो क्षेत्रीय स्तर की सरकारें होती हैं वो क्या होती हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो है अलग अलग सरकारें होती हैं, उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब अगर हम भारत के संबंध में देखें तो भारत की जो भी क्षेत्रीय सरकारें हैं उन्हें राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। अब हर राज्यों में जो भी सरकारें होती हैं उसके दल के नाम अलग अलग होते हैं, जिसके कारण कहीं कहीं सरकार या फिर राज्य सरकार के जो नाम होते हैं वो भी अलग अलग निर्धारित होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो तीसरे स्तर की सरकार है जो कि हमारी है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार जो होती है कहीं कहीं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियों के मामले में, अधिकारों के मामले में, साथ ही साथ जो इनका एक क्षेत्र होता है कि
अगर ये कितना इनका क्षेत्रफल हो सकता है कि ये इतने में काम करें। तो इस तरीके से अगर इनके क्या काम से संबंध में देखें तो जो सामुदायिक स्तर की सरकारें होती हैं वो संघ और क्षेत्रीय स्तर की सरकारों की तुलना में जो है कहीं कहीं कम शक्तिशाली होती हैं और ये स्थानीय स्तर पर काम करती हैं। अब जैसे सामुदायिक स्तर की सरकार के बारे में हम समझे, यह राज्य सरकारों से नीचे स्तर की सरकार होती है, जैसे कि नगर पालिका और पंचायती राज। तो नगर पालिका और पंचायती राज जैसी जो सरकारें हैं उसका प्रावधान चूंकि हमने जो शुरू में पढ़ा था वो बेल्जियम देश में भी किया गया था, और साथ ही साथ भारत में जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992-93 में जो है कहीं कहीं पंचायती राज और जो नगर पालिका की सरकार है जिसे हम लोग स्थानीय स्तर की सरकार भी कहते हैं, इस प्रकार की सरकार का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस तरीके से कहीं कहीं जो क्या काम से ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार के विभिन्न स्तर हैं, मुख्य रूप से 3 स्तर, और हमारे संघीय सरकार यानी कि जिसे हम लोग केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय स्तर की सरकारें जिनके अलग अलग नाम होते हैं, और वहाँ उसके संबंध में हम भारत में अगर बात करें तो इन्हें हम राज्य सरकार के नाम से बुलाते हैं। और तीसरे स्तर की जो सामुदायिक सरकार है वो भी जो है कहीं कहीं इसका प्रावधान विभिन्न देशों में संविधान में जो है बाद में किया गया, जबकि भारत में इस स्तर की जो सरकार है उसे हम लोग स्थानीय सरकार या फिर इसी को हम लोग पंचायती राज या फिर नगर पालिका के सरकारों के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए हमारी क्या काम से ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार के 3 स्तर। आइए हम आगे की चीजों को समझ लेते हैं। ये जो उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे ही बंटवारे को कहीं कहीं ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वो कहा जाता है। तो इस तरीके से जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा है वो कहीं कहीं सरकार की संपूर्ण शक्तियां, सरकार के अधिकार या फिर जो बोल सकते हैं महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्तियां होती हैं, वो सभी सरकार के विभिन्न स्तरों यानी कि जो उच्च स्तर जैसे केंद्र, फिर उससे कम राज्य, उससे निम्न अगर देखा जाए तो जो सामुदायिक स्तर की सरकारें होती हैं उनके मध्य कहीं कहीं शक्तियों को बांटा जाता है। तो इस प्रकार से जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है वो कहीं कहीं सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य शक्तियों के असमान रूप से वितरण, असमान रूप से बांटने को ही दिखाता है। अब हम बात करते हैं जो सत्ता की साझेदारी का हमारा तीसरा रूप है, जिसमें है विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूह हैं उनके मध्य सत्ता का बंटवारा जो है वो किया जाता है। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं जिसमें सत्ता का बंटवारा जो है वो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, चाहे वो कि भाषाई आधार पे हो या धार्मिक आधार पे, तो उन प्रकार के समूहों के साथ जो कहीं कहीं सत्ता की साझेदारी या फिर सत्ता का बंटवारा है उनके मध्य किया जाता है। अब जैसे हम देखते हैं कि बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार थी वो इस यानी सामाजिक समूह की सरकार का एक अच्छा उदाहरण जो है उसे हम समझ सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बेल्जियम में जो भी फ्रेंच भाषी या फिर जो डच भाषी लोग रहते थे उनके मध्य आपसी टकराव को देखते हुए कहीं कहीं जो सरकार है उसने संविधान में सामुदायिक सरकार के माध्यम से प्रावधान करके कहीं कहीं जो भी भाषाई आधार पे लोग थे या फिर जो जातीय समूह थे उनको कहीं कहीं शासन में हिस्सेदारी दी। इस तरीके से जो है सामुदायिक सरकार जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के जो कि सत्ता का एक रूप है उस प्रकार के रूप को बेहतर ढंग से परिभाषित करने के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करती है। अब अगर हम बात करें कि भारत के पक्ष में या भारत के संबंध में जो है सामुदायिक सरकार जो है या फिर वो विभिन्न सामाजिक समूह भाषाई आधार पे कौन कौन से हैं जिनके मध्य सत्ता को बांटा गया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सामाजिक समूहों के आधार पर जो है भारत में कहीं कहीं जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं और भी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, कहीं कहीं महिलाओं को भी भारत में पुरुषों की अपेक्षा जो है कम दर्जे का जो है वो माना जाता रहा है। हालांकि अब इसमें जो है समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में उनके बराबर या फिर उनसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो आज के समय में कर रही हैं। ठीक, तो अब आखिर इसके लिए जो है कहीं कहीं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग लोग जो है, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, उनको कहीं कहीं ये एक प्रकार के सामाजिक समूह हैं। तो इनको कहीं कहीं संविधान में जो है वो स्पष्ट रूप से प्रावधान करके कानून में प्रावधान करके कानून बना करके कहीं कहीं इन्हें भी सत्ता में प्रतिनिधित्व दिया गया
इनके सत्ता में हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए जो है 1/3 आरक्षण जो है विधायिका और कहीं न कहीं कार्यपालिका में भी इस प्रकार के जो संरक्षण है इन्हें दिया गया, जिससे कि कहीं न कहीं इनका भी प्रतिनिधित्व जो है वो सरकार में शामिल हो, जिससे कि इन्हें ये ना लगे कि ये जो है शासन तंत्र से अलग है या फिर जो सरकार है, शासन है, उसमें इनकी हिस्सेदारी या इनका प्रतिनिधित्व जो है वो शामिल नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रावधान किए गए जिससे कि इन्हें सत्ता का जो है बंटवारा इनके मध्य वो किया गया। तो आइए अब हम जरा इसे समझ लेते हैं कि जो भी सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय हैं, जैसे कि हमने देखा महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजातियां और भी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान करके फिर कहीं न कहीं जो है इन्हें संविधान में कानून के तहत प्रावधान करके इन्हें जो है कार्यपालिका और विधायिका जैसे संस्थाओं में कहीं न कहीं जो कि शक्ति का एक बेहतर वहां पे बंटवारा किया जाता है। तो शक्तियों का कहीं न कहीं इनके मध्य विभाजन या इन्हें शक्ति में हिस्सेदारी जो है वो दी जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे कि अगर भाषाई आधार पर वो भाषाई समूह कौन कौन से हैं जिनके मध्य किस तरीके से सत्ता का बंटवारा किया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि हमारे भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, जिसमें से हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया है। साथ ही साथ कहीं कहीं जो 21 अन्य भाषाएं हैं जो कि क्षेत्रीय स्तर की भाषाएं हैं, उन्हें भी संविधान के द्वारा जो है मान्यता और संरक्षण दिया गया है, जिससे कि कहीं कहीं जो भी अन्य भाषाई लोग हैं, जो अल्पसंख्यक भाषाई लोग हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व जो है वो सरकार में शामिल हो और कहीं कहीं उनके भी हिस्सेदारी जो है वो शासन तंत्र में देश के विकास में जो है वो शामिल हो। तो इस प्रकार से जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाओं को शामिल करते हुए कहीं कहीं जो भाषाई समूह है उनके मध्य सत्ता का जो बंटवारा है या उन्हें सत्ता में जो साझेदार बनाने की जो प्रक्रिया है इसके तहत जो है वो शामिल की गई। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से जो विधायिका और कार्यपालिका में महिलाओं के लिए जो 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, साथ ही साथ अल्पसंख्यक सामाजिक समूहों को भी जो है कहीं कहीं सत्ता में साझेदारी या फिर उन्हें हिस्सेदारी दी जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों शासन तंत्र में इसके पीछे इस प्रकार का कदम उठाने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है। तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि ताकि जो देश के लोग हैं, फिर चाहे वो अल्पसंख्यक भाषाई या जातीय समूह हो या फिर किसी भी वर्ग के लोग हों, उन्हें कहीं कहीं बेगानापन न लगे, जैसे कि श्रीलंका में देखने को मिला था। ठीक, इस तरीके से उनमें बेगानापन न बढ़े, उन्हें इस बात का आभास न हो कि वो कहीं कहीं देश में उनका महत्व नहीं है, उनको शासन तंत्र में, नियम कानून में, अधिकारों के मामले में कहीं कहीं उन्हें जो है प्राथमिकता नहीं मिल रही। तो इस तरीके से इन सबको समान रूप से प्राथमिकता या इनके महत्व को परिभाषित करने के लिए ही कहीं कहीं जो विभिन्न सामाजिक समूह, भाषाई समूह या फिर जो धार्मिक समूह है उनमें सत्ता का बंटवारा जो है वो किया गया है। अब धार्मिक स्तर पे अगर देखें तो संविधान के द्वारा जो है कहीं कहीं धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है, जिसमें कहीं कहीं कोई भी व्यक्ति जो कि देश में रहता है वो किसी भी धर्म को, किसी भी विचार को स्वतंत्र रूप से मानने के लिए जो है वो स्वतंत्र है। इस तरीके से धार्मिक आधार पे भी सामाजिक समूहों को जो स्वतंत्रता है वो प्रदान करते हुए कहीं कहीं उन्हें ये शक्ति जो है वो दी गई। तो आइए अब हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी का जो हमारा अंतिम रूप है, जो कि दबाव समूह के रूप में काम करता है। तो बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे वर्ग होते हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जिन्हें क्या काम से सरकार के माध्यम से या सरकार के द्वारा जो है संविधान में स्पष्ट प्रावधान करके कहीं कहीं उन्हें विभिन्न प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। जैसे भारतीय संविधान में अगर बात की जाए तो जो अनुच्छेद 19 के तहत जो है हम सभी को ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति अपना संगठन बना सकता है, साथ ही साथ कहीं कहीं आंदोलन कर सकता है, अपने अधिकारों की मांग के लिए जो है वो लड़ाई लड़ सकता है। तो इस तरीके से समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, जैसे किसान संगठन हो गए, श्रमिक मजदूरों के संगठन हो गए, इंजीनियर्स, टीचर्स और डॉक्टर्स के समूह हो गए, जो कि कहीं कहीं आए दिन
विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याएं होती हैं जहाँ पे कहीं कहीं उनके अधिकारों का हनन होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, आंदोलन के माध्यम से कहीं कहीं सत्ता में भागीदारी करके उन पर दबाव बढ़ाते हैं और साथ ही साथ सत्ता के निर्णयों को परिवर्तित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। तो इस तरीके से कहीं कहीं संविधान के माध्यम से उन्हें स्वतंत्रताएं दे करके विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूह होते हैं उनको कहीं न कहीं जो शक्तियां होती हैं वो संवैधानिक रूप से दी जाती हैं। इस तरीके से जो शक्तियां हैं इनके मध्य भी विभाजित होती हैं, जो कि एक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। आइए जरा हम इसे समझ लेते हैं कि क्या काम। जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि सत्ता का बंटवारा जो है वो विभिन्न प्रकार के जो दबाव समूह होते हैं उनके मध्य भी किया जाता है, ठीक, जो कि विभिन्न प्रकार के आंदोलन और अन्य तरीकों से सत्ता के निर्णयों को जो है वो प्रभावित करते हैं और क्या काम से कहीं न कहीं इस तरीके से वो सत्ता में भागीदारी करते हैं इस माध्यम से। और यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट बता रहा है वो ये कह रहा है कि लोकतंत्र में हम जो है अक्सर देखते हैं कि जो व्यापारी है, उद्योगपतियों का वर्ग होता है, साथ ही साथ किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे बहुत सारे ऐसे सामाजिक समूह या फिर संगठन होते हैं जो कि कहीं न कहीं अपने अधिकारों को लेकर के, अपने चीजों को लेकर के कहीं न कहीं सरकार के ऊपर आए दिन आंदोलन करके दबाव बना के जो है सरकार को या फिर उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम देखें आखिर कौन कौन से संगठन हैं जो कि कहीं कहीं इस प्रकार से आंदोलन करके सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं या फिर सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे भारतीय किसान यूनियन। तो भारतीय किसान यूनियन, अगर आपको याद होगा कि भारत में लगभग 4-5 साल पहले जो है जो हमारी वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, उसने किसानों के संबंध में 3 कृषि कानून जो है वो लेकर के आई थी, जो कि किसानों के लिए जो कहीं कहीं उन्हें ऐसा लगा कि वो उनके अधिकारों के लिए, उनके हितों के लिए जो है वो बेहतर साबित नहीं होगी। अब इस प्रकार से सरकार जो है इस कानून को जबरदस्ती लागू करवाना चाहती थी, जबकि जो किसान संगठन थे जो कि पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश के थे, बल्कि पूरे भारत भर के जो किसान संगठन थे वो कहीं कहीं दिल्ली में जा कर के एक बड़ा आंदोलन करते हैं जो कि लगभग 8-9 महीने तक चलता है। इस तरीके से वर्षा, धूप, गर्मी, ठंडी को सहते हुए लगभग 700 किसानों की शहादत के पश्चात कहीं कहीं उन्होंने सरकार को 3 कृषि कानून जो है वो वापस लेने पर विवश किया, जिससे कि सरकार ने इस कानून को वापस लिया। तो अब यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे संगठन जो है आंदोलन के माध्यम से सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं या फिर उन्हें निर्णय बदलने पर विवश कर सकते हैं। आखिर ये किस कारण हुआ? क्योंकि लोगों को ये अधिकार, ये शक्तियां मिली हैं कि आप आंदोलन कर सकते हैं, अपना संगठन बना कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम देखें जो श्रमिक संघ हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसायिक संघ हैं जो कि आए दिन सरकार के विभिन्न कानूनों के माध्यम से जो है कहीं कहीं उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, सहमत नहीं होते हैं, जिसके विरोध में वो आंदोलन करते हैं और सरकार से समितियों के माध्यम से सरकार में भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करते हैं। और अगर हम देखें कि शिक्षक संघ जो है या वकील है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, महिलाओं का एक समूह है और बहुत सारे ऐसे जो क्या काम से राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, छात्र संगठन है, जो कि अपने अपने सदस्यों से जुड़े जो मामले होते हैं उनके मामले में कहीं न कहीं जो है आंदोलनरत हो करके सरकार को प्रभावित करते हैं, सरकार के निर्णयों को जो है कहीं न कहीं प्रभावित करके अपनी हिस्सेदारी जो है सत्ता में उसको कहीं न कहीं दिखाते हैं। इस तरीके से अगर आप वर्तमान समय को देखें, जो अभी नीट पेपर जो है वो क्या काम से लीक हो गया था, साथ ही साथ जो एसएससी, जीडी और लेखपाल के पेपर्स में जो बहुत प्रकार की जो खामियां जो है वो पाई गई थी प्रशासन की ओर से, तो कहीं न कहीं इस चीज को देखते हुए जो लोगों को, स्टूडेंट्स या छात्रों को लगा कहीं न कहीं जो उनके माता पिता का परिश्रम, उनका परिश्रम जो है एक लंबे समय तक लगा है, कहीं न कहीं इस प्रकार से पेपर लीक के माध्यम से उनके मेहनत को कहीं न कहीं बर्बाद किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो छात्र संगठन है, अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं
उन्होंने छात्रों के लिए, जो कि बेरोजगार छात्र हैं, उनके लिए कहीं कहीं कॉकरोच जो है उस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर के छात्रों में एक बहुत बड़ा जो असंतोष है वो उत्पन्न हुआ। और छात्रों ने क्या किया, एक कॉकरोच जनता पार्टी जो है इस नाम से एक संगठन बनाया, जिसमें कि पिछले कुछ ही दिनों में बहुत सारे छात्र जो है वो जुड़ चुके हैं। और अब वो क्या है, जो है सरकार के खिलाफ जो है इस प्रकार से जो पेपर लीक के मामले हैं, इस प्रकार के निर्णयों को जो है सरकार के ऊपर दबाव बना करके बदलने के लिए या फिर कोई ठोस कार्रवाई करने के लिए आंदोलन जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए योजना बना रहे हैं। तो ये भी जो है छात्र जो कॉकरोच जनता पार्टी एक प्रकार की जो छात्र संगठन है, ये भी क्या है, एक प्रकार का दबाव समूह है, जिससे कि कहीं कहीं ये भी सत्ता में भागीदारी जो है वो अपनी कर पाएंगे। तो आखिर ये सारी चीजें किस तरीके से संभव हुई, क्योंकि लोगों को संगठन बनाने, अपने अधिकारों को जो है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, साथ ही साथ कहीं कहीं जो है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, संगठन के लिए जो है कहीं कहीं काम करने, उसके हितों का संरक्षण करने का जो अधिकार या स्वतंत्रता मिली है, वो संविधान में इसका प्रावधान शामिल है। तो इस तरीके से जो है विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूह हैं, उन्हें कहीं कहीं सत्ता में हिस्सेदारी दी गई है संवैधानिक तरीके से। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो पहला चैप्टर है सिविक्स का, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, वो फाइनली हो चुका है कंप्लीट। तो अब इस क्लास के लास्ट सेशन में हम आपको देने वाले हैं इस चैप्टर से जुड़े बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, या यूँ कहें कि वो हर वर्ष जो है वो आते ही आते हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को एकदम बेहतरीन ढंग से इसे सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और वीडियो के लास्ट में जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन सभी को अगर वो बहुविकल्पी हैं तो उसके आंसर्स आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ बाकी जो MCQ, इसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप उसको लिखने का जो है अभ्यास वो अपनी नोटबुक में वो अवश्य करिए, जिससे कि आपको ये सारी चीजें जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगी और आप उसको एग्जाम्स में लिख पाएंगे। तो अगर आपको अभी तक की क्लासेस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है, तो आप जल्द से जल्द सरल GS के कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी प्रॉब्लम्स लिख भेजिए सरल GS के नाम, जहां पर मैं अमित सर आप सभी की समस्याओं का करूंगा पूर्ण रूप से समाधान। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ करके सरल GS के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण लेक्चर्स की क्लासेस हैं वो आप सभी तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके, ताकि आप एग्जाम्स में जब बैठे तो वहां पे आपके माइंड में किसी प्रकार का डाउट ना हो, सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है एकदम क्लियर हो और आप वहां पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी आंसर राइटिंग जो है वो कर पाएं। तो जुड़े रहिए सरल GS के साथ, जहां पर मैं अमित सर आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्लासेस। अगर आप भी करते हैं स्कूलिंग या फिर आप करते हैं किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, तो हमारी सरल GS पर आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो आप सभी के लिए होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो जल्द से जल्द जाइए YouTube पर सर्च करिए सरल GS सेंटर और उसे कर लीजिए फॉलो एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ हमारी यह वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वह वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए, जिससे कि कहीं कहीं हमें एक मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने का। दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।